हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। फार्मा वेव्स में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। मतलब क्रूड ड्रग को कैसे अलग अलग क्लासेस में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं क्रूड ड्रग्स क्या होता है ना। तो क्रूड मतलब रॉ, यानी कि कच्चा, जैसा नेचर ने दिया है उसी फॉर्म में। और ड्रग्स हम सभी जानते हैं मेडिसिन, मतलब कि रॉ मेडिसिन, यानी कि ऐसी मेडिसिन जो हमें नेचर ने जिस फॉर्म में दिया है, अगर हम उसको उसी फॉर्म में कंज्यूम करें तो उसे हम क्रूड ड्रग्स कहते हैं। उसमें हम किसी भी तरह का कोई भी केमिकल चेंजेस ना करें, तो ऐसे ड्रग्स को हम क्रूड ड्रग कहते हैं। तो चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। द ड्रग्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज, मतलब कि जो प्रकृति से हमें मिल रही है। लाइक प्रकृति से कहाँ से? लाइक प्लांट से मिल रही हो, या एनिमल से मिल रही हो, या फिर मिनरल से मिल रही हो, है ना। मतलब कि ऐसी ड्रग जो हमें प्रकृति के प्लांट, एनिमल या मिनरल सोर्स से मिल रही हो, एंड दे आर यूज्ड एज सच एज दे आर अकर इन नेचर, और वो उसी तरीके से यूज में लिया जाए जैसे कि नेचर ने हमें दे रखा है, विदाउट एनी प्रोसेसिंग, बिना किसी प्रोसेस के साथ, एक्सेप्ट ड्राइंग एंड साइज रिडक्शन। ज़्यादा से ज़्यादा या तो उसको हम सुखा के यूज़ करें या फिर उसको छोटे छोटे पीस में कट करके यूज़ करें। इसके अलावा अगर हम उस मेडिसिन के साथ कुछ भी नहीं करते हैं और उसको एज इट इज़ यूज़ में लेते हैं, मतलब कि वो खाने लायक है तभी, है ना, तो उसको हम बोलते हैं क्रूड ड्रग। ऐसे बहुत सारे नेचर ने हमको मेडिसिन दे रखा है जो हम एज इट इज़ बहुत सारी बीमारियों को ट्रीट करने के लिए यूज़ में लेते हैं। हमारे घर में, हमारे घर के किचन में भी ऐसी बहुत सारी मेडिसिन है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट यूनिट में भी बताया था, अजवाइन हो गई, सौंफ हो गई, जीरा हो गया, धनिया हो गया, ये सब क्या है? ये क्रूड ड्रग्स है। इनके कुछ ना कुछ मेडिसिनल वैल्यू हैं, है ना। तो वापस से एक बार देख लेते क्रूड ड्रग्स क्या होते हैं। मैं हिंदी में समझाती। क्रूड ड्रग्स का मतलब ऐसी मेडिसिन, ऐसी दवाइयाँ जो नेचर ने हमें जिस फॉर्म में दी है, हम उसको उसी फॉर्म में कंज्यूम करें, उसमें हम किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस ना करें, सिवाय या तो ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करें, उसको सुखा लें, या फिर नेक्स्ट हम कर सकते हैं कि उसको हम, अगर वो बड़ी साइज में तो स्मॉल साइज में करके हम उसको खा सकते हैं। 3 मेनली नेचुरल सोर्सेज है जिससे हमें क्रूड ड्रग मिलता है। एक हो गया प्लांट, जैसे कि प्लांट से हमें सौंफ मिल सकता है, अजवाइन मिल सकता है हमको, है ना, कलौंजी मिल सकता है, नीम के पत्ते हो गए, तुलसी के पत्ते हो गए, सनई की पत्ती हो गई, ये सब प्लांट से मिलने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे हैं। एनिमल सोर्स कैसे हो गया, जैसे हनी, है ना, हमें शहद जो मिलता है एनिमल से, ये क्रूड ड्रग है। हम इसको एज इट इज़ शहद शहद को निकालते हैं छत्ते से, है ना। बीज वैक्स हो गया, जो ये मोम होता है, जो जो आगे वापस से मधुमक्खी से हमें मिलता है, वो भी एनिमल सोर्स हो गया। इसी तरह से मिनरल सोर्स में आ गए हमारे, टाल्क आ गया, चौक आ गया, बेंटोनाइट आ गया। तो ये सारे ऐसे बहुत सारे सोर्सेज हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं और हम उनको एज इट इज़ यूज़ कर रहे हैं। अगर हम उनको एज इट इज़ यूज़ कर रहे हैं बिना कुछ किए, है ना, मतलब धो लिया या सुखा लिया या कट कर लिया, उसके अलावा अगर हम उसे कुछ नहीं करते हैं और एज इट इज़ उसको खा रहे हैं और उससे हमारी बीमारियां ठीक हो रही है, तो हम ऐसे ड्रग्स को बोलते हैं क्रूड ड्रग्स। आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में ऐसी कौन कौन सी क्रूड ड्रग्स हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं, टाइप्स ऑफ क्रूड ड्रग। क्रूड ड्रग कितने टाइप की होती है, मतलब कि कौन कौन सी दो तरह की वो नेचुरल ड्रग होती है, रॉ फॉर्म में होती है, जिनको हम डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ में लेते हैं। तो पहला है ऑर्गेनाइज्ड और दूसरा है अनऑर्गेनाइज्ड, है ना। तो ये दो तरह की क्रूड ड्रग्स होती हैं, एक होती है ऑर्गेनाइज्ड, सेकंड होती है अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ऑर्गेनाइज्ड मतलब अच्छे से जमी हुई, और अनऑर्गेनाइज्ड जो अच्छे से, जिसका स्ट्रक्चर नहीं दिखता है हमें, है ना। तो फर्स्ट डिफरेंस दोनों के बीच में क्या है, जो ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग होते हैं उनके अंदर सारे सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। लाइक उनके अंदर सेल वॉल भी दिखेगा आपको, उनके अंदर आपको सेल मेम्ब्रेन भी दिखेगी, है ना, उनके अंदर आपको हर सेलुलर स्ट्रक्चर अलग अलग दिखाई देगा। राइट, स्टोमेटा भी दिखाई देगा अगर लीफ प्रेजेंट है, अगर रूट या बार्क है तो कॉर्टेक्स भी दिखाई देगा आपको, है ना।
पैरेन्काइमेटस सेल भी दिखाई देंगे, सारे सेलुलर स्ट्रक्चर इसमें दिखाई देंगे, किसमें? ऑर्गेनाइज्ड के अंदर। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज्ड होता है उसमें इस तरह का कोई भी स्ट्रक्चर दिखाई नहीं देता है ना, इसीलिए नाम पड़ा है अनऑर्गेनाइज्ड, जो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। सेकेंड डिफरेंस, जो मेन डिफरेंस है, जो ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग होते हैं वो जनरली प्लांट के पार्ट होते हैं, है ना, मतलब ये पार्ट्स होते हैं, जैसे कि लीव्स हो सकता है ना, रूट हो सकते हैं, फ्रूट्स हो सकते हैं, फ्लावर हो सकते हैं। तो जनरली ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग जो होते हैं वो प्लांट्स के पार्ट होते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा है क्लोव। क्लोव यानी क्या होता है हिंदी में? लौंग। और क्लोव क्या है? बड है, मतलब कि कली है ये एक तरह की। इसी तरह से सेना, जो सनई की पत्ती होती है, पत्ती होती है, तो ये क्या है? पार्ट है प्लांट का, है ना। तो ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग हमेशा प्लांट के पार्ट होंगे, चाहे वो रूट हो, चाहे स्टेम हो, चाहे फ्लावर हो, चाहे लीव्स हो। जबकि अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग क्या होते हैं? वो प्लांट के पार्ट्स के प्रोडक्ट होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं प्लांट के प्रोडक्ट होते हैं। जैसे कि लेटेक्स, जो वाइट डिस्चार्ज निकलता है प्लांट से, वाइट मिल्की डिस्चार्ज, जैसे ओपियम, है ना। जो अफीम की खेती होती होगी, आपने देखा होगा, अफीम के फ्रूट को, पॉपी को कट लगाते तो उसके बाहर काला काला पदार्थ निकलता है ना, तो उसको हम लेटेक्स बोलते हैं। तो वो क्या कहलाता है? वो हमारा अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है। इसी तरह से गम होता है, जैसे अकेशिया गम हो गया, रेजिन्स हो गए, तो ये सब अनऑर्गेनाइज्ड की कैटेगरी में आते हैं। ऑर्गेनाइज्ड का अगर हम इवेल्युएशन करें माइक्रोस्कोप से, तो हम उसकी ट्रांसफर सेक्शन स्टडी भी कर सकते हैं और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन स्टडी भी कर सकते हैं। जबकि अनऑर्गेनाइज में आप इस तरह की स्टडी नहीं कर सकते। अनऑर्गेनाइज ड्रग के लिए आपको डेंसिटी देखनी पड़ती है, मेल्टिंग पॉइंट चेक करना पड़ता है, बॉइलिंग पॉइंट चेक करना पड़ता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेक करना पड़ता है। अब यहाँ पे एक वर्ड है टीएस एंड एलएस स्टडी। क्या मतलब है टीएस एंड एलएस स्टडी का? टीएस का मतलब होता है ट्रांसवर्स सेक्शन और एलएस का मतलब होता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। अगर सपोज ये एक रूट है किसी प्लांट का, है ना, अगर इस रूट को मैंने इस तरह से कट किया, मैंने ब्लेड से इस तरह से सेक्शन काटे, है ना, मतलब कि ये ऐसे रखा मैंने रूट को और मैं इस तरह से काट रही हूँ ब्लेड से, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन, है ना। और अगर मान लो ये रूट इस तरह से है और मैं इस तरह से लंबाई में उसको कट कर रही हूँ, तो उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ट्रांसफर और लॉन्गिट्यूडनल स्टडी हम किस में कर सकते हैं? ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के अंदर, जबकि अनऑर्गेनाइज्ड के अंदर हम इस तरह की स्टडी नहीं कर सकते। चौथा डिफरेंस जो इन दोनों के बीच में है, क्रूड ड्रग्स के बीच में, पहला है कि चौथा जो है वो ये है कि जो क्रूड ड्रग्स होते हैं ऑर्गेनाइज्ड, वो मोस्टली सॉलिड फॉर्म में ही पाए जाते हैं। ये कभी लिक्विड फॉर्म में या सेमी सॉलिड फॉर्म में नहीं पाए जाते। जैसे आपने कभी किसी पत्ते को देखा है कि वो लिक्विड फॉर्म में हो? नहीं होता ना, वो सॉलिड फॉर्म में ही होता है। रूट भी सॉलिड फॉर्म में होता है, फ्लावर भी सॉलिड फॉर्म में होता है। और अगर मैं गम की बात करूं, है ना, तो गम कैसा होता है? सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है। ऑयल की बात करूं, जैसे क्लोव ऑयल हो गया, वो किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में हो गया। वैक्स हो गया, वो किस फॉर्म में हो गया? सॉलिड फॉर्म में हो गया। तो अनऑर्गेनाइज में तीनों फॉर्म में ये पाए जाते हैं, जबकि ऑर्गेनाइज ड्रग हमेशा सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है ऑर्गेनाइज के क्लव हो गया, फेनल हो गया, डिल हो गया, राउवोल्फिया हो गया, सेना हो गया, बहुत सारे हैं, हजारों लाखों एग्जाम्पल है। इसी तरह से अनऑर्गेनाइज का एग्जाम्पल हो गया स्टार्च हो गया, कटेचू हो गया। अब फ्रेंड्स, स्टार्च हमें किससे मिलता है? स्टार्च हमें मिलता है पटेटो से, आलू से। तो यहाँ पर आलू क्या हो गया? आलू हो गया हमारा ऑर्गेनाइज ड्रग और स्टार्च क्या हो गया? अनऑर्गेनाइज ड्रग, है ना। इसी तरह से क्लोव क्या हो गया हमारा? ऑर्गेनाइज ड्रग। लेकिन अगर क्लोव के अंदर जो ऑयल है वो क्या हो जाएगा? अनऑर्गेनाइज ड्रग, है ना। तो क्रूड ड्रग टू टाइप्स के हो गए, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। आई होप आप लोगों को ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग का मतलब क्या है, पहले तो आप ये समझिए। इसका मतलब ये है कि क्रूड ड्रग को किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में क्लासिफाई किया जा सकता है ना। टाइप्स अलग हो गए, वो दो ही टाइप होते हैं, ये फैक्ट है। लेकिन उन्हीं दो टाइप को भी कैसे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में हम रख सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन है अल्फ़ाबेटिक क्लासिफिकेशन,
सेकंड है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, फोर्थ फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिफ्थ केमिकल क्लासिफिकेशन, सिक्स्थ कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन एंड सेवेंथ इज सेरे टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक हमेशा आता है क्वेश्चन में। व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग, जिसमें हमें क्रूड ड्रग की सबसे पहले डेफिनेशन देनी होती है और फिर इस तरह से हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके क्या है क्लासिफिकेशन। सबसे फर्स्ट है अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। अब नाम से पता चल रहा है अल्फाबेटिकल, मतलब कि यहाँ पे कहीं ना कहीं अल्फाबेट्स की बात हो रही है ना। तो क्या होता है इस क्लासिफिकेशन में? इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो प्लांट का या एनिमल का नेम है उसका फर्स्ट लेटर जो होगा उसके अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया जाता है। जैसे कि अकेशिया है, मतलब ए नाम के सारे ड्रग एक तरफ, बी नाम के सारे ड्रग एक तरफ, सी नाम के सारे ड्रग एक तरफ, डी नाम के सारे ड्रग एक तरफ, है ना, जैसे कि हमारी डिक्शनरी में होता है। तो इस तरह की क्लासिफिकेशन को हम बोलते हैं अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। मैंने एग्जाम्पल भी दे रखा है, जैसे अकेशिया हो गया तो ये सबसे पहले आएगा, है ना। इसके बाद बेंजोइन, बी नाम का ड्रग पहले आएगा, फिर सी नाम का, फिर डी नाम का, है ना। इसी तरह से कंटिन्यूएशन में चला जाएगा। तो मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट लेटर ऑफ देयर नेम दे आर क्लासिफाइड, मतलब ए नाम की सारी ड्रग एक साथ, बी नाम की सारी ड्रग एक साथ, सी नाम की सारी ड्रग एक साथ। और इस तरह की क्लासिफिकेशन जनरली हमें इंडियन फार्माकोपिया या ब्रिटिश फार्माकोपिया या ब्रिटिश हर्बल फार्माकोपिया में देखने को मिलती है। ये सबसे कॉमन क्लासिफिकेशन है और सबसे ईजीएस्ट क्लासिफिकेशन था ये। अब इस क्लासिफिकेशन के हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। देखिए, एडवांटेज ये है कि सबसे सिंपल मेथड है क्लासिफिकेशन का, इसमें ज़्यादा हमें माइंड लगाने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लेटर के नाम से ये क्लासिफिकेशन किया गया था, है ना। इसमें किसी टेक्निकल पर्सन की भी ज़रूरत नहीं थी कि वही इस तरह के क्लासिफिकेशन को कर सकता है, या कोई लोकेशन देखने की ज़रूरत नहीं थी, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी साइंटिस्ट को, सिर्फ उन्होंने नेम के बेसिस पे क्लासिफाइड कर दिया, राइट। ये तो एडवांटेज हो गया। अब डिसएडवांटेज क्या हो गया इस तरह के क्लासिफिकेशन का, कि हमें प्लांट के बारे में और कुछ पता नहीं चल रहा है, कोई भी उसका हमें केमिकल पता नहीं चल रहा कि उसमें क्या केमिकल प्रेजेंट होंगे या उसके क्या यूजेस प्रेजेंट होंगे, हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा इस तरह की क्लासिफिकेशन से। सिर्फ हमें क्या पता चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ हमें नाम पता चल रहा है इस तरह की क्लासिफिकेशन से, है ना। साइंटिफिक नेचर ऑफ द ड्रग कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड बाय दिस मेथड, वेदर दे आर ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड, कुछ भी नहीं पता चल रहा हमें अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन से, है ना। तो ये इसका डिसएडवांटेज। और एडवांटेज क्या है कि ये सिंपलेस्ट मेथड था क्लासिफिकेशन का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन हो गया, मतलब कि नाम के पहले लेटर से क्लासिफाइड किया गया। जो सेकंड क्लासिफिकेशन है वो है हमारा मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? मतलब कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, है ना, कि वो कैसा दिखता है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि वो ड्रग किस पार्ट से मिल रहा है हमको, उस पार्ट के बेसिस पे क्लासिफाइड कर दिया गया। मतलब कि जो ड्रग्स लीव्स थी, जो ड्रग्स बार्क्स थी, मतलब कि लीव यानी पत्तियां, बार्क यानी क्या हो गया, छाल, जो पेड़ की छाल होती है, रूट, जड़ या फ्रूट, फल, उनको उनके बेसिस पे कैटेगराइज कर दिया गया। मतलब कि अगर वो ड्रग पत्ती है तो पत्ती वाली ड्रग्स अलग कर दी गई, अगर वो छाल है तो छाल वाली ड्रग्स अलग कर दी गई, अगर वो रूट है तो रूट वाली ड्रग्स अलग कर दी गई, है ना। जैसे कि लीव्स में, जैसे सेना की पत्ती हो गई तो वो लीव्स कैटेगरी में आ गया। धतूरा की पत्ती यूज़ कर किया जाता है, मेडिसिनल वैल्यू धतूरे की पत्ती की होती है, तो उसको अलग कैटेगरी में कर दिया। डिजिटेलिस की भी पत्ती यूज़ की जाती है क्योंकि उन्हीं में मेडिसिनल वैल्यू होता है, वही काम की होती है, तो उनको लीव्स कैटेगरी में डाल दिया। इसी तरह से बाक, छाल की कैटेगरी में हमने सिनामम, आप लोगों ने दालचीनी का नाम सुना होगा, उसी को इंग्लिश में सिनामम बोलते हैं, तो उसकी भी बहुत मेडिसिनल वैल्यू है, तो उसको हमने छाल वाली कैटेगरी यानी बार्क वाली कैटेगरी में डाल दिया। तो इस तरह की क्लासिफिकेशन को, जिसमें कि हम प्लांट के पार्ट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कि वो किस पार्ट से हमें मिला है, उसको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें हम ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड को भी डाल सकते हैं, है ना। जो कि डायरेक्ट प्लांट पार्ट से मिल रहा है हमको, उसको हम क्या बोल देंगे, ऑर्गेनाइज्ड, और जो प्लांट पार्ट्स के प्रोडक्ट से मिल रहा है उसको अपन बोल देंगे अनऑर्गेनाइज्ड, है ना। जैसे कि लेटेक्स हो गया, जूस हो गया, गम, रेजिन्स, ये सब
अनऑर्गेनाइज्ड में आ जाएंगे, राइट। चलिए, इसके भी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि क्वेश्चन में एडवांटेज और डिसएडवांटेज वैसे नहीं पूछा जाता, लेकिन अगर पूछा जाए तो आपको ये ध्यान रखना है कि डिसएडवांटेज में आपको क्या लिखना है। हमेशा वो चीज़ लिखनी है जो उसमें नहीं दे रखा है। जैसे मॉर्फोलॉजी से हमें क्या पता चल रहा है कि ये कौन से पार्ट से मिल रहा है ना, ये हमें पता चल रहा है, राइट। लेकिन हमें क्या क्या चीज़ें नहीं पता चल रही है वो डिसएडवांटेज में लिखना है। जैसे क्या नहीं पता चल रहा है, हमें ये पता नहीं चल रहा कि केमिकल इसमें क्या प्रेजेंट है, हमें ये पता नहीं चल रहा है कि ये किस काम में आती हैं ये ड्रग्स, है ना, तो ये हम डिसएडवांटेज में लिख सकते हैं, है ना। ये हमेशा सब में ध्यान रखना है, इसको कोई हमें रटना नहीं है, बहुत ईजी वे में है कि जो चीज़ें नहीं हो पाएगी इससे वो हमें डिसएडवांटेज में लिखना है, राइट। तो इसका एडवांटेज क्या है कि इस तरह के क्लासिफिकेशन से आप एडल्ट्रेशन का पता लगा सकते थे। एडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट, है ना। अब जैसे हमें पता है कि सेना की पत्ती ही यूज़ में ली जाती है, अगर मान लो उसके अंदर आपको रूट्स नज़र आएंगे तो आप समझ जाओगे कि ये सेना नहीं है, क्योंकि इसके अंदर रूट प्रेजेंट है ना। मतलब इसके अंदर किसी और चीज़ की रूट मिली हुई है, किसी भी प्लांट की रूट मिली हुई, तो आप कह सकते हो कि ये सेना की पत्ती नहीं है। तो आप मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से एडल्ट्रेशन को मिलावट बोलते हैं, उसको आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। और डिसएडवांटेज क्या हो गया, सेम चीज़ कि आप इससे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट का पता नहीं लगा सकते, आप इसको ये नहीं पता लगा सकते कि इनकी क्या क्या उपयोगिता है, इनका क्या क्या मेडिसिनल यूज़ है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तीसरा क्लासिफिकेशन है हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन। नाम से पता चल रहा है कि ये किसके बेसिस पे होगा, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब प्लांट के अंदर कौन कौन से केमिकल प्रेजेंट है उसके बेसिस पे क्लासिफाइड कर दिया। हर प्लांट के अंदर एल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड, वोलेटाइल ऑयल, टैनिन्स, रेजिन्स, ये सब प्रेजेंट होते हैं। तो जो एल्कलॉइड नेचर के हो गए उनको अलग कर दिया, जो ग्लाइकोसाइड नेचर के हो गए उनको अलग कर दिया, है ना। जैसे कि हम, अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं कि जैसे आपसे बोला जाए कि प्रोटीन वाले फूड बताइए कौन कौन से, तो आप क्या बोलेंगे, मिल्क बोलेंगे, आप एग बोलेंगे, आप पल्सेस यानी कि दाल बोलेंगे, है ना। ये सब अपन बोलते हैं प्रोटीनेशियस फूड हो गए, है ना। तो इसी तरह से प्लांट में भी अलग अलग केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं कि एल्केलॉइड प्रेजेंट होते हैं, ग्लाइकोसाइड होते हैं, वोलेटाइल होते हैं, और भी होते हैं, टैनिन्स होते हैं ना। तो जो एल्केलॉइड जिसमें ज़्यादा हो गया उनको अपन ने अलग कैटेगरी में डाल दिया कि ये एल्केलॉइड कंटेनिंग प्लांट्स है, जैसे कि धतूरा, इसके अंदर एल्केलॉइड प्रेजेंट होता है, वसाका, इसके अंदर एल्केलॉइड होता है, विनका, इसके अंदर एल्केलॉइड होता है। ऐसा नहीं है कि इनके अंदर सिर्फ एल्केलॉइड है, लेकिन मैक्सिमम यही होता है और यही मेडिसिनल वैल्यू शो करता है, इसलिए इन प्लांट को इन केमिकल के बेसिस पे हमने अलग कर दिया। जैसे लौंग का तेल आप सभी जानते हैं ना, हम लौंग का कभी प्रोटीन नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, लौंग का तेल यूज़ करते हैं। तो हमने वोलेटाइल ऑयल की कैटेगरी में लौंग को डाल रखा है। इसी तरह से यूकेलिप्टस के ऑयल को भी हम यूज़ करते हैं, तो उसको हमने वोलेटाइल ऑयल की कैटेगरी में डाल रखा है ना फ्रेंड्स। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हो गया। अब इसके भी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। एडवांटेज सबसे बड़ा तो ये है कि केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हमें पता चल जा रहा है, अगर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पता है तो हमें उसका मेडिसिनल यूज़ भी पता रहेगा। और डिसएडवांटेज क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के जो प्लांट है, अगर उनमें सेम केमिकल है तो हमने उनको सेम ग्रुप में डाल दिया है ना। मतलब कि कोई किसी कैटेगरी का प्लांट है, कोई किसी फैमिली का, लेकिन हमने उनको सबको सेम ग्रुप के अंदर डाल दिया है। ये इसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, राइट। तो ये हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारी टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमी वर्ड आपने पहले भी सुना होगा, मतलब कि बॉटनिकल क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर हम फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो ये बहुत ईजीएस्ट और सिंपलेस्ट और सबसे पुराना क्लासिफिकेशन है, जिसको हम बोलते हैं बॉटनिकल क्लासिफिकेशन। जैसे एक फैमिली की प्लांट, जैसे अम्बेली फेरी फैमिली है तो इसमें कौन कौन से प्लांट आते हैं उन सबको एक साथ कर दिया। लेग्यूमिनेसी फैमिली है तो इसमें कौन कौन से प्लांट है उनको एक साथ कर दिया। ये हो गया हमारा टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफाई करने के लिए बहुत इजी है, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि आप प्लांट्स के केमिकल नेचर को नहीं पहचान सकते।
ये सिस्टम फेल हो गया था, दिस सिस्टम फेल्स टू फेस इनटू एन अकाउंट केमिकल नेचर ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट एंड थेरापेटिक सिग्निफिकेंस ऑफ क्रूड ड्रग, है ना। तो ये एक इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था। तो फ्रेंड्स ये हमारा हो गया, यहाँ तक हमने 4 क्लासिफिकेशन देख लिए, अल्फ़ाबेटिकल, मॉर्फोलॉजिकल, केमिकल और टैक्सोनॉमिकल। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखेंगे, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है हमारा फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि उनके यूज़ के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर थेरापेटिक यूज़। थेरापेटिक का मतलब होता है मेडिसिनल वैल्यू, मतलब वो किस डिजीज़ में यूज़ में आ रहे हैं उसको अपन बोलते हैं थेरापेटिक यूज़, मेडिसिनल वैल्यू। तो जैसे कि कुछ ड्रग्स कार्मिनेटिव की तरह काम कर रहे हैं तो उन सबको हमने एक कैटेगरी में डाल दिया, कुछ एक्सपेक्टोरेंट की तरह काम कर रहे हैं तो उनको एक कैटेगरी में डाल दिया, लेग्जेटिव की तरह काम कर रहे हैं तो उनको एक कैटेगरी में डाल दिया, कुछ कैंसर को ट्रीट कर रहे हैं तो उनको हमने एंटी कैंसर ड्रग बोल के एक कैटेगरी में डाल दिया, कुछ हमारे कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर रहे हैं तो उनको लेग्जेटिव बोल के एक कैटेगरी में डाल दिया, है ना। तो ऐसे जैसे कि कुछ फीवर्स को ठीक कर रहे हैं, मान लो बहुत सारी ड्रग फीवर को ठीक करने के काम में आ रही तो हमने उनको एंटीपायरेटिक ड्रग का नाम दे दिया। तो कौन सी ड्रग किस डिजीज के काम में आ रही है उस बेसिस पे हमने उनको ग्रुपिंग कर दी है। जैसे कार्मिनेटिव मतलब कि जो हमारी बॉडी से गैस को एक्सपेल करती है, उसमें फेनल हो गया, कोरिएंडर हो गया, है ना। इसी तरह से एक्सपेक्टोरेंट जो कफ वगैरह को निकालती है तो उसमें ल्यूकोराइस आ गया, वसाका आ गया, बहुत सारे हैं ऐसे। लेग्जेटिव में आ गया सेना आ गया, कैस्टर ऑयल आ गया। तो मतलब उनके मेडिसिनल वैल्यू के बेसिस पे हमने इसको क्लासिफाइड कर दिया है। अब वापस से अगर इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो चीज़ कर रही है उसको एडवांटेज में लीजिए और जो चीज़ इससे पता नहीं चल रही है उसको डिसएडवांटेज में लिखिए। तो एडवांटेज में आप ये लिख सकते हैं कि अगर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पता नहीं है तब भी हम थेरेपेटिक और फार्माकोलॉजिकल बेसिस पे इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। और डिसएडवांटेज में क्या लिख सकते हैं अपन कि हमने इनको क्लासिफाइड कर दिया लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा कि इसकी टैक्सोनॉमी क्या है ना। अलग अलग डिफरेंट फैमिली के प्लांट को हमने एक साथ रख दिया क्योंकि उनकी एक्टिविटी सेम है, तो ये एक तरह से गलत भी हो जाएगा, है ना। तो ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। मैं एक बार वापस से बता रही हूँ आपको कि हमें कैसे एडवांटेज और डिसएडवांटेज इन सभी क्लासिफिकेशन का लिख रहा है। देखिए एडवांटेज में आप सेम वही चीज़ लिखिए जो आप पढ़ रहे हैं, यानी कि अगर जैसे अपन ने अल्फ़ाबेटिकल की बात की तो आप ये लिखिए कि ये सिंपल वे है क्लासिफाई करने का, इसके लिए किसी टेक्निकल पर्सन की ज़रूरत नहीं है ना। लेकिन डिसएडवांटेज में आप क्या लिख सकते हैं, जो जो चीज़ें आपको उस क्लासिफिकेशन से पता नहीं चल रही, क्या क्या चीज़ें पता नहीं चल रही है, आपको केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं पता चल रहे हैं, आपको उसका थेरेपेटिक यूज़ यानी मेडिसिनल वैल्यू पता नहीं चल रहा है, आपको उसकी टैक्सोनॉमी कुछ भी पता नहीं चल रहा, तो ये सारे पॉइंट आप डिसएडवांटेज में लिख सकते हैं। इसी तरह से फार्माकोलॉजी में आप यूज़ में लिख सकते हैं कि हमें ये पता चल जाता है कि हाँ कौन से प्लांट को आप किस डिजीज़ के लिए यूज़ में ले सकते हैं, लेकिन आपको क्या नहीं पता चल रहा है वो आप इसके डिसएडवांटेज में लिख दीजिए। जैसे कि हमने डिफरेंट फैमिली के प्लांट को एक साथ रख दिया क्योंकि उनकी एक्टिविटी सेम थी, है ना। तो यहाँ पे फैमिली का कोई लेना देना नहीं है, राइट। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट से हमें कोई मतलब नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आप इसके डिसएडवांटेज में लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारा कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। देखिए इसके अंदर 2 वर्ड्स यहाँ पे यूज में आ रहे हैं, कीमो और दूसरा वर्ड है हमारा टैक्सोनॉमी। यानी कीमो मतलब केमिकल और टैक्सोनॉमिकल मतलब टैक्सोनॉमी, यानी कि यहाँ पे केमिकल और टैक्सोनॉमी एक साथ चल रही है। तो ये क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ बॉटनिकल मतलब टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ, सॉरी यहाँ पे केमिकल लिखना था, एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन। मतलब कि हम 2 क्लासिफिकेशन एक साथ लेके चल रहे हैं। तो कैसे लेके चल रहे हैं, मतलब कि हमने ये देखा कि सेम फैमिली के अंदर सेम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। मतलब जैसे कि अम्बेलिफेरी फैमिली है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको, ये अम्बेलिफेरी फैमिली, इसके अंदर सौंफ पाया जाता है, इसके अंदर धनिया पाया जाता है, इसके अंदर सौंफ हो गया, धनिया हो गया, जीरा हो गया, ये सब पाए जाते हैं इसके अंदर। और इन तीनों प्लांट के अंदर वॉलेटाइल ऑयल भी प्रेजेंट होता है ना। तो मतलब टैक्सोनॉमिकली भी वो लोग सिमिलर है और केमिकली भी वो लोग सेम काम शो कर रहे हैं, तो वो ऐसे को हम बोलते हैं कीमो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। इसी तरह से एक और एग्जांपल है जैसे कि सोलेनेसी फैमिली।
इसमें हमारा एट्रोपा बेलाडोना हो गया, आ गया हमारा, ठीक है, इसमें धतूरा आ गया। इन दोनों प्लांट के अंदर ट्रोपेन एल्केलॉइड प्रेजेंट होता है ना। तो ये भी कॉमन हो गया कि सोलेनेसी फैमिली के जितने भी प्लांट हैं उन सबके अंदर ट्रोपेन एल्केलॉइड, ये क्या है ट्रोपेन एल्केलॉइड, ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, ये प्रेजेंट होता ही है। तो इस तरह की हम क्लासिफिकेशन को बोलते हैं कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर केमिकल क्लासिफिकेशन और टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन साथ साथ चलते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा सेरोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। तो हमारा जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है और लास्ट क्लासिफिकेशन है वो है सेरोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, है ना। तो ये क्या होता है, इट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज द स्टडी अबाउट द एप्लीकेशन और द यूटिलिटी ऑफ सेरोलॉजी इन सॉल्विंग द टैक्सोनॉमिकल प्रॉब्लम। सेरोलॉजी को हम यूज करते हैं टैक्सोनॉमिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सेरोलॉजी क्या होता है, इट इज द स्टडी ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी, है ना। अब एंटीजन क्या होते हैं, एंटीबॉडी क्या होते हैं, ये आप लोगों को सबको पता होंगे, आई होप कि आप लोग जानते होंगे एंटीजन क्या होता है और एंटीबॉडी क्या होता है। फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जब हमारी बॉडी के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर करता है तो उसको हम एंटीजन बोलते हैं, है ना। और उस एंटीजन के रेस्पॉन्स में हमारी बॉडी जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है उसको अपन एंटीबॉडीज बोलते हैं, राइट। वो हमारे एंटीजन से लड़ती है। तो इसी बेसिस पे हमारा सेरोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन है। किस बेसिस पे, एंटीजन और एंटीबॉडी की स्टडी पे, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सेरोलॉजी, राइट। देखिए, जो ये एंटीजन एंटीबॉडी या ये जो सेरोलॉजी होता है, ये मेनली क्या होता है कि ये प्रोटीन मॉलिक्यूल स्पेसिफिक होते हैं, है ना। जो हमारा एंटीबॉडी होता है, जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, दे आर हाईली स्पेसिफिक प्रोटीन मॉलिक्यूल। जो कौन प्रोड्यूस करता है, प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस करती है हमारी इम्यून सिस्टम की, है ना। तो ये एक तरह से उसकी स्टडी है। तो ये कैसे की जाती है, मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहूँगी। जब प्लांट से, है ना, जैसे सपोज कीजिए ए नाम का प्लांट है और एक बी नाम का प्लांट है, राइट। इन दोनों प्लांट से हमने एक्सट्रैक्ट निकाला, राइट। इससे हमने एक्सट्रैक्ट निकाला A1 और इससे हमने एक्सट्रैक्ट निकाला B1। एक्सट्रैक्ट नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, एक्सट्रैक्शन एक्सट्रैक्ट क्या होता है, आप अभी ऐसे समझ लीजिए इनका रस, है ना। A प्लांट से भी हमने A1 रस निकाला और B प्लांट से हमने B1 रस निकाला। अब A1 के जो रस है उसको हमने एक एनिमल के अंदर डाल दिया, इंजेक्ट कर दिया, है ना। और B1 को भी हमने इसी तरह के दूसरे एनिमल के अंदर डाल दिया, ठीक है। अब ये A1 और B1 इन एनिमल के अंदर क्या, किस तरह का वर्क करेगा, एंटीजन का वर्क करेगा, क्योंकि इनके लिए फॉरेन पार्टिकल है, बाहर से आया हुआ पार्टिकल है। तो जब ये एंटीजन की तरफ वर्क करेगा तो ये एनिमल क्या प्रोड्यूस करेगा, इसका जो ब्लड सीरम है वो प्रोड्यूस एंटीबॉडी, जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। इस एनिमल के अंदर हमने B1 नाम का रस डाल दिया तो इसके अंदर भी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा कोई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो गए तो हम दोनों के ब्लड सैंपल को बाहर निकालेंगे। वापस से हम ब्लड सैंपल इसका और इसका, दोनों एनिमल का हम बाहर निकाल के चेक करेंगे, है ना। अगर दोनों के अंदर सेम एंटीबॉडी बनी है, सेम प्रोटीन्स बने हैं, तो हम इन दोनों प्लांट को एक कैटेगरी में डाल देंगे, राइट। लेकिन अगर दोनों के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एंटीबॉडी बनी है तो हम दोनों को डिफरेंट कैटेगरी में प्लांट्स को डालेंगे। तो इसको हम बोलते हैं सेरोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। समझे आप, मैं एक बार वापस से बताती हूँ। इसके अंदर हम देखिए, यहाँ पे लिख के भी मैंने समझाया, जो प्लांट से प्रोटीन निकल रहा है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और एनिमल के अंदर डालते हैं, राइट। फिर एनिमल के अंदर ये प्रोटीन जो है वो एंटीजन की तरह काम करेगा। एंटीजन का मतलब होता है ऐसा सब्सटेंस जो हमारी बॉडी के लिए नया हो, है ना। तो उससे लड़ने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाता है। तो इसी तरह से एनिमल का इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाएगा। जब एंटीबॉडी बन जाएगा तो हम उस एनिमल का ब्लड सैंपल बाहर निकालेंगे और उसके एंटीबॉडी को चेक करेंगे। अगर उसके जैसे बाकी प्लांट के भी एंटीबॉडी हुए, मतलब किसी भी प्लांट का एंटीबॉडी सेम हुआ, तो उनको हम एक कैटेगरी में डाल देंगे। तो इस तरह के क्लासिफिकेशन को बोलते हैं सेरोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, अगर आपको कुछ भी डाउट हो मैं ट्राई करूँगी उनको सॉल्व करने की।
और इस टॉपिक से भी डायरेक्ट क्वेश्चन एज इट इज आता है, क्लासीफाई क्रूड ड्रग विद एग्जाम्पल्स, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। और मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, प्लीज़ मुझे कमेंट में उसका आंसर करके बताइएगा कि ऐसी कौन कौन सी क्रूड ड्रग हमारे घर में प्रेजेंट है, हमारे किचन में प्रेजेंट है, जिसकी मेडिसिनल वैल्यू है। थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट टॉपिक के साथ वापस से हम मिलेंगे हमारे चैनल में, जिसका नाम है फार्मा वेव्स। अगर आपको अच्छा लगा हो ये टॉपिक, आपको समझ में आया हो, तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं।